हेलो बच्चों, मैं अमित पवार, लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज एक बार फिर आपके सामने ये प्रोग्राम सी का प्रोग्राम कराऊंगा आपको। अब हम सीख रहे थे कि हम वैल्यू को किस प्रकार से आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट कर सकते हैं। उसको बोलते हैं रिवर्जेबल वेरिएबल, है ना। जब हम वेरिएबल को आउटपुट स्क्रीन पर इनपुट करते हैं तो उसे बोलते हैं रिवर्जेबल। तो हम वो काम किस तरह से करते हैं, ये चीज़ हम सीख रहे थे, है ना। तो देखिए हम कैसे करते हैं। तो हमारा स्टार्ट है वो भी एज इट इज़ रहेगा। ये प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टॉप ये बाद के तीनों के तीनों सेम रहेंगे, बस चेंज होगा इनपुट वाले में, क्योंकि मुझे इनपुट जो कराना है वो आउटपुट स्क्रीन पर कराना है। और बेस्ट तरीका भी यही है, रिवर्जेबल वाला ही। हम कभी भी कांस्टेंट का प्रयोग नहीं करते। उसको जो मैंने स्क्रीन पर ही वैल्यू डाली थी इक्वल टू करके, उसको बोलते हैं कांस्टेंट प्रोग्रामिंग। कांस्टेंट वेरिएबल यानी वेरिएबल की जो वैल्यू थी वो कांस्टेंट कर दी। उसमें प्रॉब्लम क्या थी कि हमें बार बार प्रोग्राम में चेंज करना पड़ रहा है। अब अगर मैं एक बार इसको रिवर्जेबल बना दूंगा इस प्रोग्राम को, तो उसके बाद मुझे प्रोग्राम में चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। बस डायरेक्ट रन करेंगे और रन कराने के बाद बस डायरेक्ट आपको वैल्यू डालनी है, वो आपके सामने उसका आंसर प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। मैंने आपको बताया है कि पहले वाले में कोई चेंज नहीं होगा। प्रोग्राम की शुरुआत होगी हैश इंक्लूड studio.h हैश इंक्लूड conio.h। सब स्मॉल में है, कोई भी कैपिटल में आपको अक्षर नहीं लिखना है। वॉइड मेन सम करना है, वही 3 वेरिएबल लिए जाएंगे इंटीजर टाइप का। ABC ले लो, चाहे num1 num2 num3 ले लो, जो भी आपको लेना है ले सकते हैं। मैं num1 num2 और सम में मैंने 3 वेरिएबल ले लिए, तीनों इंटीजर टाइप के हैं। तो कंप्यूटर की मेमोरी में क्या होगा, 3, ये मेमोरी एलोकेशन इसको बोलते हैं। 2-2 बाइट के स्पेस, 3 2-2 बाइट के स्पेस खाली हो जाएंगे इस तरह से। ये पहले वाले का नाम num1 रहेगा, दूसरे वाले का नाम num2 रहेगा और तीसरे वाले का नाम सम रहेगा। ये 3 2-2 बाइट के स्पेस हमारे खाली हो गए। तो इस तरह से हमने भाई इनपुट करने हैं, वेरिएबल तो इनपुट करने हैं, तो वेरिएबल तो आपको चाहिए ना, नंबर तो आपको लेने हैं ही। फिर भी नंबरों का यूज़ तो प्रोग्राम में करना ही है। तो किनके द्वारा होगा, वो आपको वेरिएबल तो आपको लेने ही पड़ेंगे। अगर आपको प्रयोग करना है नंबर्स का, तो उसके लिए आपको वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे प्रयोग करने से पहले। तो वे मैंने डिक्लेयर कर लिए। उसके बाद मैंने लिखा CLR SCR। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा ध्यान दिला दूं कि मैं जो आउटपुट चाहता है, या हम जो आउटपुट चाहते हैं वो किस प्रकार से चाहते हैं। वो आउटपुट हमारा इस प्रकार से आए। ये हमारी आउटपुट स्क्रीन में बना दी है कि भाई, जिससे थोड़ा सा ध्यान रहे कि मैं किस प्रकार से चाहते हैं आउटपुट आना चाहिए। लिखा हुआ एंटर फर्स्ट नंबर, ये इस प्रकार से आना चाहिए। यहाँ पे आप नंबर यहाँ पे आपने नंबर डाल दिया, मान लीजिए 100। ये बताऊंगा ये क्या है बाद में। एंटर सेकंड नंबर, मैंने डाल दिया 300। यहाँ पे क्योंकि इंटीजर टाइप की वैल्यू है, आप माइनस के 32,768 से लेके प्लस के 32,767 तक की कोई भी वैल्यू आप डाल सकते हैं। और उसके बाद ये शॉर्ट में भी आप लिख सकते हैं, थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ। सम इज इक्वल टू कितना आ गया, 400। ये मैं आउटपुट कुछ इस तरह से चाहता हूँ। तो इसके बाद देखो पहले वाली संख्या को इनपुट करने से पहले क्या चाहता हूँ मैं, मैसेज आए। तो इसलिए प्रिंटफ के साथ प्रिंटफ का मैं प्रयोग करूँगा मैसेज के लिए। प्रिंटफ का पता ही है आपको, डबल कोट्स के अंदर वही लिख देते हैं जो लाना होता है। अब फर्स्ट कैपिटल है तो पहला अक्षर बड़ा ही बनाया मैंने। अब मैं चाहता हूँ कि नंबर का पहला अक्षर बड़ा बने, नंबर। उसके बाद मैंने लगाया बैकस्लैश n। बैकस्लैश n क्या है, ये है एस्केप सीक्वेंस है। अगर जहाँ पे भी कंपाइलर को बैकस्लैश n मिलेगा तो ये कर्सर को आउटपुट स्क्रीन पर अगली लाइन में ले जाएगा।
यानी कि इसके बाद क्या मिला, बैकस्लैश एन, तो कर्सर ऑटोमेटिकली आपको एंटर करने की आवश्यकता नहीं है। बैकस्लैश एन की वजह से कहाँ पे आ जाएगा ये, नेक्स्ट लाइन में। बैकस्लैश एन का मतलब होता है कर्सर को नेक्स्ट लाइन में लेके जाने के लिए, NEXT, और बैकस्लैश टी से लगभग 0.5 इंच स्पेस, यानी कि अगर मैं यहाँ पे बैकस्लैश टी करूँ तो ये थोड़ा सा स्पेस छोड़ देगा यहाँ पे, और आपका कर्सर यहाँ पे ब्लिंक करेगा। अगर एंटर कर दिया तो फिर ये अपने आप कर्सर आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, मैंने ये मैसेज लिया एंटर फर्स्ट नंबर। अब मुझे ये आउटपुट स्क्रीन से इसको स्कैन कराना है, इनपुट कराना है। तो इसके लिए जो फंक्शन प्रयोग होता है बच्चों, वो होता है स्कैनएफ फंक्शन। स्कैनएफ फंक्शन को थोड़ा देख लेते हैं कैसे प्रयोग करते हैं स्कैनएफ। डबल कोट्स के अंदर पहले लिखते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर, डबल कोट्स बंद, कोमा, %, और उस वेरिएबल का नाम जिसको हम इनपुट करना चाहते हैं। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर का मैंने आपको बताया था क्या क्या हो सकते हैं। अगर इंटीजर है तो %d, फ्लोट है तो %f, कैरेक्टर है तो %c, और अगर पूरी इस वर्ड कराना है तो %s। और ये यहाँ पे ये हो गया हमारा, ये क्या हुआ, वेरिएबल का नाम। अब इनपुट करने के लिए इस स्कैनएफ फंक्शन के दो फ्रेंड होते हैं, इनके पास दो फ्रेंड होते हैं। पहले वाला फ्रेंड तो है फॉर्मेट स्पेसिफायर, और दूसरे वाला है %। ये एंड है, इसको बोलते हैं %। इसका मतलब यहाँ पे है एड्रेस ऑफ, ADDRESS, एड्रेस ऑफ। तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या काम करता है, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर चेक करता है कि आपने जो जैसे यहाँ पे नंबर लिया है, इसके फॉर्मेट को स्पेसिफाई करता है। जो आपने ऊपर वेरिएबल लिया है, क्या आपने यहाँ पे भी जो आप वैल्यू यूज़ कर रहे हो, क्या वो भी इंटीजर टाइप की है, क्या आपने यहाँ पे भी उसके अकॉर्डिंग ही लिया हुआ है। अब मान लो देखिए कोई कमरा है। अब उस कमरे में अधिकतम जो है 100 आदमियों को या बच्चों को बिठाया जा सकता है। अब वहाँ पे आगे 200 बच्चे, तो क्या वे वहाँ पे बैठ पाएंगे, उस कमरे में के अंदर एंट्री कर पाएंगे वे? नहीं ना। तो ये कुछ इस तरह का ही काम है। ये स्कैन, देखो इसके नाम से पता चल रहा है, स्कैन करना। तो स्कैन करने का जो काम है वो क्या करते हैं, वो कौन करता है, ये स्पेसिफायर। जब आप कहीं पे मान लो एयरपोर्ट वगैरह पे जाते हो तो वो जो हैंड स्कैनर होता है वो चेक करता है कहीं कोई मेटल तो नहीं है। तो यही कुछ काम है कि आपको वैल्यू भेजनी है वहाँ पे कंप्यूटर की मेमोरी में। तो जो आपने यहाँ पे मान लो इंटीजर टाइप का दिया है, क्या आपने इसके लिए यहाँ पे भी उसके अकॉर्डिंग ही यूज़ किया है? अब मान लो यहाँ पे आपने यूज़ कर लिया %f और यहाँ पे आपने लिख दिया num1। अब ऐसे कैसे हो गया भाई, आप %, तो ये यहाँ पे क्या बताएगा, ये जो %f है ये गेट कीपर की तरह काम करता है। यानी कि जैसे रूम में एंट्री करने से पहले चेक करेगा कि भाई ये जो वैल्यू जो जा रही है उसके अकॉर्डिंग सही है या नहीं है। यानी कि ये जो है ये वैल्यू को चेक करने का काम करता है स्कैनएफ। और ये एड्रेस ऑफ क्या काम करेगा, ये स्पेस खाली हो गया, ये इसको कंप्यूटर की मेमोरी तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, एंड क्या काम करता है, कंप्यूटर की मेमोरी तक इसको पहुंचाने का काम करता है एड्रेस। तो ये है, तो ये इसका पूरा ये था। अब हम देखेंगे कि हम अपने वेरिएबल्स, दोनों के दोनों वेरिएबल्स को हम किस तरह से इनपुट कर सकते हैं, ये देखेंगे हम। तो स्कैनएफ जो फंक्शन है वो क्या काम करता है, वेरिएबल को स्कैन करके कंप्यूटर की मेमोरी तक पहुंचाने का कार्य करता है। स्कैन करने का काम कौन करता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर। और मेमोरी तक पहुंचाता कौन है उसको, ये %। ठीक है, वो जो है वो कंप्यूटर की मेमोरी तक वैल्यू को पहुंचाने का काम करता है। तो अब देखिए हम कैसे, मैंने लिखा फर्स्ट नंबर मेरे को इनपुट करना है, यानी पहले वाला नंबर। तो मैंने यहाँ पे लिखा स्कैनएफ डबल कोट्स के अंदर, ये किस टाइप का, इंटीजर टाइप का, तो क्या लेंगे %d, M%, num।
अब देखो मैंने यहाँ पे इंटर टाइप का दिया हुआ है नम1, तो यहाँ पे मैंने क्या यूज़ कर लिया, ये %d, तो मेरा ये जो है ये सही या ठीक है, ठीक है। तो ये इसके स्कैन करेगा, क्या ये जो वैल्यू जा रही है इसके अंदर जो आपने वहाँ से भेजी है, क्या ये इसमें सही है, तो ये चेक करने का काम करता है। और ये जो %, ये इसको इसकी मेमोरी तक पहुँचाने का काम करेगा। कौन करेगा? ये एड्रेस, ये कंप्यूटर की मेमोरी तक इसको पहुंचाने का काम करेगा, यानी कि ये लेके जाएगा 100, ठीक है। ये इस तरह है भाई, स्कैनफ फंक्शन हमारा इस तरह से प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर वेरिएबल को स्कैन करके कंप्यूटर की मेमोरी तक पहुंचाने का काम कौन करता है? स्कैनफ। इसी तरह से अब आप देखोगे मेरे को मान लो दूसरे वाला नंबर ये इनपुट करना है, तो आप क्या लिखोगे? printf एंटर सेकंड नंबर। ये जैसा मान लीजिए नम बड़ा है, अगर आपको ले प्रिंट करना है तो यहाँ पे नम कैपिटल कर, \n कर्सर मैंने अगली लाइन में जा रहा है तो अपने आप अगले नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। ऐसे ही स्कैनफ का प्रयोग करेंगे, स्कैनफ %d एड्रेस ऑफ num2। तो ये यहाँ तक का मेरा काम ये कंप्लीट हो गया। अब जैसे ही आप इस प्रोग्राम को रन कराओगे तो कंपाइलर को सबसे पहले मिलेगा printf, कंट्रोलर जो होगा उसको मिलेगा printf के अंदर क्या लिखा हुआ है? एंटर फर्स्ट नंबर। तो ये यहाँ पे ये वाला मैसेज प्रिंट होके आ जाएगा एंटर फर्स्ट नंबर, और इस \n की वजह से अपने आप कर्सर कहाँ पे आ जाएगा? अगली लाइन में। ये जो स्कैनफ फंक्शन है ये तब तक स्कैन नहीं करता जब तक आप एंटर की प्रेस नहीं करोगे नंबर लिखने के बाद। क्या है ये? एंटर की का प्रयोग करना है आपको, यानी कि 100 लिखा, एंटर करते ही जैसे ही आप एंटर करोगे तो ये स्कैनफ क्या करेगा? वैल्यू को स्कैन करेगा और कहाँ पे पहुँचा देगा? ऐसे ही नंबर में। फिर ये स्कैनफ करने का काम, ये पहले वाली वैल्यू स्कैन हो गया, यहाँ पे चले गई, उसके बाद एंटर सेकंड नंबर, उसको ये वाली लाइन मिलेगी, ये वो वाली प्रिंट कर देगा। ये वाला स्कैनफ जैसे ही मिला उसको पता चलेगा कि स्कैनफ मिल रहा है तो उसको एक वैल्यू मेमोरी तक पहुँचानी है। तो फिर से आपने डाला 300 और ये इसे एड्रेस ऑफ num2 यहाँ तक पहुँचा देगा। एड्रेस इसका मतलब मैंने आपको बताया था, ये जो है इसका मतलब है भाई एड्रेस ऑफ। दरअसल जो भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना, तो डिक्लेयर करते समय इस वेरिएबल के तीन चीज़ें होती हैं इसकी। एक तो वेरिएबल का नाम, दूसरा वेरिएबल की वैल्यू, और तीसरा होता है इसका एड्रेस। ये जो एड्रेस है ये कंप्यूटर, ये जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंपाइलर है, कंप्यूटर है, ये इसको अपने आप ही प्रोवाइड कर देता है। ये आपको आवश्यकता नहीं होती इसको प्रोवाइड करने की, यानी कि उसकी लोकेशन भी निश्चित, उसका एड्रेस भी इसमें क्या होता है, ये एक एड्रेस पे, और वो निगेटिव होती है कोई भी निगेटिव वैल्यू यहाँ पे वो अपनी मर्जी से दे देगा, कुछ भी जो भी वो चाहे। तो ये है एड्रेस ऑफ, यानी कि इसको स्कैन करो कहाँ पे? एड्रेस ऑफ num2, यानी कि num2 के एड्रेस पर। अब बाकी तो सब कुछ सेम है ही। आपने लिखा सम जोड़ लो, अब मेरे पास num1 की वैल्यू आ गई, num2 की भी आ गई, इसके बाद में जोड़ लूँगा num1 प्लस के num2, ये मेरे पास जुड़ गया। उसके बाद पहले वाला आउटपुट को प्रिंट करा लोगे। आउटपुट को प्रिंट कराने के लिए अब जैसे आपने ये वाली लाइन लिखी num1 प्लस के num2, तो नंबर में num2 में जो भी था वो ऐड होकर किस में आ जाएगा? सम में आ जाएगा, यानी कि सम के अंदर कितना चला गया है? 300। कितना चला गया? क्योंकि मैंने इसके अंदर कितना डाला है? 200, तो इसके अंदर चला गया है 200। ये सम हो गया। इसके बाद मेरे को ये प्रिंट कराना है, तो प्रिंट कराने के लिए आपको पता ही है, अगर आपको मैसेज भी और वो भी दोनों चीज़ें प्रिंट करनी है तो आप लिखोगे printf, आप लिखोगे printf। सबसे पहले मैसेज है ये वाला, ये तो इसको एज इट इज़ लिखेंगे सम इज़ इक्वल टू, यहाँ पे
परसेंट इंटीजर टाइप का है तो परसेंट डी कोमा, और ये किसको प्रिंट करना है, सम को प्रिंट करना है। बस गेट सी एच प्रोग्राम क्लोज। ये गेट सी एच फंक्शन आउटपुट को दर्शाने का काम करता है। ये बस फिलहाल तो इतना ही है कि इसकी वजह से आप आउटपुट देख सकते हो। अगर आप इसका प्रयोग नहीं करोगे, अगर आप इस गेट सी एच फंक्शन का प्रयोग नहीं करोगे तो जैसे ही आउटपुट स्क्रीन पर आप पहले वाला नंबर दोगे, एंटर प्रेस करोगे, दूसरा नंबर दोगे, एंटर प्रेस करोगे, डायरेक्ट इनपुट स्क्रीन पर आएगा, आपको ये आंसर नहीं दिखाई देगा। तो अभी तो आप फिलहाल इतना ही समझो 9th में तो कि ये आउटपुट के लिए प्रयोग होता है। वैसे गेट सी एच एक इनपुट फंक्शन है जो एक कैरेक्टर को इनपुट करने का कार्य करता है। ये बाद में बताऊंगा कि ये गेट सी एच फंक्शन ये क्या होता है, 10th में इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा प्रोग्राम है। कितना टाइम, अच्छा चलिए अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं, ऐसे ही थोड़ा सा। कोई भी प्रोग्राम बनाओगे तो उसके लिए यही 5 स्टेप होते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम की शुरुआत, सबसे पहले प्रोग्राम की शुरुआत, तो मेरे को जो प्रोग्राम बनाना है वो प्रोग्राम है राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। यानी कि मेरे को सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, सिंपल इंटरेस्ट को शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुना रेट इनटू टाइम अपॉन 100। ये फॉर्मूला होता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर आपको ये करना है तो आपके पास कितने वेरिएबल्स आपको चाहिए। एक तो प्रिंसिपल हो गया, रेट हो गया, टाइम हो गया, और फोर्थ हो गया मेरा इसके रिजल्ट को स्टोर करने के लिए। जो फॉर्मूले में कांस्टेंट वैल्यू होती है उसके लिए वेरिएबल की आवश्यकता नहीं होती है, हम फॉर्मूले में उसका डायरेक्ट प्रयोग कर सकते हैं। तो अब मेरे को 4 लेने हैं। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट है, जब ये डिवाइड करा जाएगा तो ये पॉइंट में आ सकता है, प्रिंसिपल भी मेरा दशमलव में आ सकता है। तो ये वाला और ये वाले दोनों के दोनों फ्लोट में लेंगे और आर और टी दोनों के दोनों इंटीजर में लेंगे। चलिए देखिए कैसे कैसे हम इसको प्रोग्राम को बनाएंगे। प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, हैश इंक्लूड स्टडियो डॉट एच, सब कुछ स्मॉल में है, कोई कैपिटल में नहीं है। हैश इंक्लूड फोनियो डॉट एच वॉइड मेन। अब मेरे को देखो इंटीजर टाइप में क्या लेना है, एक तो लेना है आर, एक लेना है टी। जो बाकी के 2 हैं वे कैसे लेने हैं, फ्लोट में लेने हैं। तो फ्लोट में मैंने लिखा, एक तो मेरे को पी लेना है फ्लोट, और एक एस आई नाम का वेरिएबल जो मेरे को लेना है वो फ्लोट में लेना है। इसके बाद सी एल आर एस सी आर स्टार्ट हो गया हमारा। अब हमारा इनपुट वाला चल रहा है। इनपुट में क्या करना है, पी आर और टी को मुझे इनपुट करना है। तो आप एक ही प्रिंटएफ की सहायता से इन तीनों के तीनों को, एक प्रिंटएफ और एक स्कैनएफ की सहायता से इन तीनों के तीनों को इनपुट कर सकते हो। देखो कैसे, आप लिखोगे प्रिंटएफ तीनों के लिए। जब हम एक ही स्कैनएफ का प्रयोग करेंगे तो प्रिंटएफ भी तीनों के लिए सेम होगा। तो हम तीनों के लिए सेम प्रिंटएफ का यूज़ करेंगे, लिखेंगे एंटर द वैल्यू ऑफ, ऐसे लिख सकते हैं एंटर द वैल्यू ऑफ पी आर एंड टी, या पूरा पूरा भी लिख सकते हो, एंटर द प्रिंसिपल कोमा रेट कोमा टाइम। इस तरह से हम तीनों के लिए कॉमन एक प्रिंटएफ का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ही हम कॉमन स्कैनएफ का प्रयोग करेंगे। देखिए स्कैनएफ का क्या तरीका होता है। अगर एक से ज़्यादा वैल्यू एक साथ में इनपुट करनी हो, सबसे पहले मैंने किसको इनपुट करना है, प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल के लिए क्या वेरिएबल है, पी, और एक इस प्रकार का है फ्लोट। तो सबसे पहले प्रिंसिपल जो वेरिएबल है उसके लिए जो मैंने वेरिएबल ले रखा है उसका प्रकार फ्लोट है, तो क्या लगेगा परसेंट एफ।
फिर कोई स्पेस नहीं, कुछ नहीं, कोई कॉमा नहीं, डायरेक्ट आएगा दूसरा रेट। रेट किस तरह का, इंटीजर, तो यहाँ पे आएगा %d। फिर टाइम भी किस तरह का, इंटीजर, फिर %d। 3 वैल्यू इनपुट करने हैं, 3 उनके फॉर्मेट स्पेसिफायर, पहला प्रिंसिपल के लिए, दूसरा रेट के लिए और तीसरा टाइम के लिए। उसके बाद कोमा %, प्रिंसिपल के लिए पहले वाला वेरिएबल, दूसरा रेट के लिए है तो %, r, कोमा %, तीसरा टाइम के लिए है, तीसरे वाला t। ये तीनों के तीनों इस तरह से एक साथ इनपुट हो जाएंगे। अब मुझे क्या करना है, ये मेरा इनपुट हो गया। इनपुट करने के बाद क्या करना है, इसको प्रोसेसिंग करना है। प्रोसेसिंग में कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो कैलकुलेट करिए। SI फॉर्मूला लगेगा बराबर P, इंटू का जो साइन होता है वो कंप्यूटर में मल्टीप्लाई होता है, ये स्टार होता है, PRT। ठीक है, इसको आप ब्रैकेट में कर लोगे इस तरह से। और डिवाइड करने के लिए ये नहीं होता, क्या होता है, ये होता है /100। तो क्या होगा, PRT की मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लाई करने के लिए स्टार होता है, मल्टीप्लाई का साइन नहीं मिलता कीबोर्ड में, स्टार मिलता है। डिवाइड के लिए ये मिलता है /, तो इसका यूज़ करते हैं। तो PRT की मल्टीप्लाई होगी और उसके बाद डिवाइड हो जाएगा 100 से, और ये जो भी आएगा आंसर किस में स्टोर हो जाएगा, SI में। अब हम अपने आउटपुट को प्रिंट कर लेंगे। ये हमारी प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग के बाद क्या आता है, आउटपुट। आउटपुट में किसको प्रिंट करना है, SI को, तो प्रिंट कर लेंगे printf सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, किस प्रकार का है सिंपल इंटरेस्ट, फ्लोट टाइप का है, तो %f का यूज़ होगा, कोमा और किसका, SI को। बस प्रोग्राम आउटपुट मैंने प्रिंट करा लिया। इसके बाद प्रोग्राम क्लोज, और ये प्रोग्राम मेरा क्लोज हो गया। अब देखिए इसका आउटपुट देखिए, जब आप इस प्रोग्राम को सबसे पहले आप Alt+F9 प्रेस करोगे, ये किसके लिए होता है, कंपाइल के लिए होता है। उसके बाद अगर इसमें कोई एरर होगी तो एरर दिखाएगा, अगर नहीं होगी तो फिर उसके बाद आपको प्रेस करना है। एरर अगर 0 दिखा रहा है तो Ctrl+F9, और ये क्या हो जाएगा, आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। रन के बाद आपके सामने एक स्क्रीन आएगी, आपके सामने एक स्क्रीन आएगी और उस पर लिखा मिलेगा आपको एंटर जो भी आपने यहाँ पे लिखा है उसी फॉर्मेट में, प्रिंसिपल, कोमा रेट, कोमा टाइम और \n का प्रयोग कर रखा है। तो ये अपने आप कर्सर हमारा आपको यहाँ पे मिलेगा। सबसे पहले आपने डाला 100, पहली वाली वैल्यू को डालने के बाद एंटर या स्पेस या टैब 3 का प्रयोग कर सकते हैं आप, क्योंकि अब आंसर आपको मैसेज तो मिलने का दूसरे वाला एंटर करने के लिए, तो आपको एक साथ 3 वैल्यू इनपुट करनी है, तो आपको 3 वैल्यू डालनी पड़ेगी। पहले वाली वैल्यू एंटर या स्पेस, दूसरे वाली वैल्यू फिर एंटर या स्पेस। मैंने डाला दूसरे वाला, मैंने क्या डालना है, रेट मैंने कह दिया 5% का, फिर एंटर। उसके बाद टाइम मैंने डाल दिया मान लीजिए 2 साल, फिर एंटर। तो इसका जो आंसर मिलेगा मुझे क्या मिलेगा, तो जैसे ही आप एंटर करोगे तो आपको जो आउटपुट मिलेगा इस तरह से मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 10। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे देखो 5 × 2/100, 100 से 100 कट जाएगा, आंसर क्या आएगा हमारा 10। तो ये 10 हमारे पास 10 हमें किस में मिल जाएगा, आपको ये आंसर में मिल जाएगा। ये है बच्चों, ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट होता है। तो इस तरह से ही आगे भी पढ़ते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम हो तो हम बता सकते हैं। ठीक, धन्यवाद।